क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग स्टेबलाइज्ड? कब हुई मुस्लिम लीग की स्थापना? तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव आप देखें तो बंगाल विभाजन में ही देखने को मिल जाता है। बंगाल विभाजन किया गया किसके द्वारा? करजन के द्वारा। यह विभाजन ऐसा था जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय को इस प्रकार बांटने का प्रयास किया गया था कि भारत में सांप्रदायिकता थोड़ी सी बढ़ जाए, और यह विभाजन हुआ था 1905 में। लेकिन भारतीय जनता समझदार थी, भारत की जनता ने इसका विरोध किया, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो है विनाश की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, हर अवसर का लाभ उठाता है, और इस बंगाल विभाजन के अवसर का लाभ उठाया गया आगा खां के द्वारा। किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा। और आगा खां ने इस मर्म को बेहतरीन तरीके से समझा और मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग जो है पार्टी की स्थापना कर दी। कहां पर? ढाका में, जो आज की बंगाल में है। ढाका में स्थापना की, और यह स्थापना की गई 1906 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1906, ढाका। और संस्थापक हैं आगा खां। इनके साथ सलीमुल्लाह भी थे मौजूद, मतलब इसकी स्थापना में वकारुल मुल्क सलीमुल्लाह और आगा खां का नाम रहा, और आगा खां इसके मुखिया थे, कर्ता धर्ता थे। बाद में यही जो है पाकिस्तान की डिमांड उठती है, इसमें और लोग भी जुड़ते जाते हैं, पृथक निर्वाचन की मांग करती है, और पाकिस्तान की रचना में इसी मुस्लिम लीग का सबसे अधिक योगदान रहा, जिसके रचयिता मिस्टर आगा खां थे, और 1906 में स्थापित किया इन्होंने मुस्लिम लीग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब वापस ले लिया? व्हेन डिड गांधी विथड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया कब था? तो यह चलाया गया था 1920 में। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया 1 अगस्त 1920। तो यह तिथि है 1 अगस्त 1920। और इसे वापस क्यों लिया गया? कारण गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो आंदोलन को अहिंसक चलाना चाहते थे, जहां हिंसा न हो, लेकिन आंदोलन अति उत्साह में हिंसक हो गया, और वो हिंसक घटना हुई कहां पर? चौरी चौरा में। चौरी चौरा घटना घटी, और जिस समय ये चौरी चौरा घटना घटी 5 फरवरी को गांधी जी उस समय बारदोली में थे। बारदोली कहां है? गांधी थे उस समय बारदोली गुजरात में, और वो तिथि थी 5 फरवरी 1922 को। गांधी ने मूवमेंट को बारदोली से ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे हिंसा और चौरी चौरा कांड जो है महत्वपूर्ण है। तो वो सन है 1922। आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, समाप्त करने की घोषणा बारदोली से की गई फरवरी 1922 में। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन लगभग सारे लोगों के सही होंगे, और आगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा सवाल, थोड़ा सा कठिन लेकिन है बहुत जानदार। फ्रांस की क्रांति कब हुई? When did the France revolution happened? कब हुआ फ्रांस का ये मूवमेंट जिसने फ्रांस के पूरे शासनिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को बदल के रख दिया? कहीं ना कहीं क्रांति जो हुई वो राजतंत्र के विरुद्ध थी। तो अगर इतिहास फ्रांस का पढ़ें तो लुई 14वें ये राजा थे वहां के। लुई 14वें के शासन में ही धीरे धीरे इसकी पृष्ठभूमि बनने लगी। लुई 14वें का मानना था कि राज्य राजा का होता है। क्या होता है? राज्य राजा का होता है, और इसको पूरी तरह से राजा उपभोग कर सकता है। 14वें के बाद 15वें और 16वें की स्थिति थोड़ी सी खराब रही, और ये मानते थे कि पूरी तरह से विलासितापूर्ण जीवन जीना ही राज्य है। लेकिन जो लुई 16वें आए, लुई 16वें जब आए तो इनका मानना था कि मैं ही राज्य हूं। क्या था? मैं ही राज्य हूं। और इन्हीं के शासन काल में
फ्रांस की क्रांति हुई जो 10 वर्षों तक चली। 10 वर्षों तक चली। कब से? 1789 से स्टार्ट हुई, 10 साल चली, तो 1799 तक, ये 10 साल तक फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई। इसी के बाद वहां पर राजा को गद्दी से हटाया गया और एक स्वच्छ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789, समाप्ति 1799। क्लियर? तो ये रही फ्रांस की क्रांति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? कौन है मतलब अभी भी हैं। उनका ये रिकॉर्ड आज भी कायम है, नहीं टूटा है। बेसिकली जिसकी बात हो रही है वो नासा की है। कहां की? नासा की एक इंजीनियर हैं, फ्लाइट इंजीनियर इनको कहा जाता है। फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर ये नासा के कई स्पेस मिशनों में इन्होंने भाग लिया है और कुल इनकी अंतरिक्ष में रहने की अवधि है 321 दिन 17 घंटा ठीक 15 मिनट। इतना समय इन्होंने अंतरिक्ष में गुजारा है और ये भारतीय मूल की हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। भारतीय मूल की हैं, तो भारतीय मूल की हैं तो इनके मूल में भारत का कौन सा अंग है? वो है गुजरात। बेसिकली भारतीय मूल की गुजरात की हैं ये और इस समय अमेरिका की नागरिक हैं। इनका नाम है सुनीता विलियम्स। क्या नाम है? सुनीता विलियम्स। इन्होंने जो सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है एक महिला के तौर पर, 195 दिन तक लगातार अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इनका रहा है। इसीलिए सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने वाली महिला है सुनीता विलियम्स। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? कब हुआ ये बाद में देखेंगे, जो है क्यों हुआ ये पहले देखते हैं। 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था? सविनय अवज्ञा। इसी आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह क्या था? ये नमक सत्याग्रह भी था और इसी आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। इतने नाम है इस आंदोलन के। और ये शुरू हुआ कब? ये शुरू हुआ 1930 में और भारत की दशा बिगड़ती गई। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। क्या बुलाया गया था? गोलमेज सम्मेलन। और यह गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 से 32 तक। टोटल 3 सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इसमें भारत के नेताओं ने, बेसिकली कांग्रेस के नेताओं ने भाग लेने से मना कर दिया और इसी के लिए गांधी को तत्कालीन वायसराय इरविन का जो है समझौता करना पड़ा। इरविन को झुकना पड़ा और गांधी इरविन समझौता हुआ और यह समझौता हुआ था 1931 में। कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इसी समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया और 3 गोलमेज सम्मेलनों में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वापस आए, उन्होंने एक बात कही कि भारत मित्रों, मैं खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही वापस आया हूं, तो लेकिन मैंने देश की मर्यादा को झुकने नहीं दिया। तो यह स्टेटमेंट इनका काफी कोट हुआ है। तो 1931 में गांधी का इरविन से समझौता हुआ है। इरविन उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सुमात्रा, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या जावा। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड की बात हो रही है। तो भाई इन चारों में जो सबसे बड़ा द्वीप है, पहली बात ये मैं बता देता हूं, वो भौगोलिक तौर पर कहां पर है? भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका में स्थित है, लेकिन राजनैतिक तौर पर मतलब प्रशासनिक तौर पर अगर प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहां पर यूरोप का एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क के नियंत्रण में है। डेनमार्क यूरोप का देश है और दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये ग्रीन महाद्वीप माना जाता है। तो मुद्दा उठता है कि इसका जो है
क्षेत्रफल कितना है, कोई बता सकता है? इसका क्षेत्रफल है 21,66,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल इसका? इसका क्षेत्रफल है, एरिया इसकी है 21,66,000 वर्ग किलोमीटर और इसका नाम है ग्रीनलैंड आद्वीप। कौन सा द्वीप है ये? ग्रीनलैंड। पूरी तरह से अगर आप इसको देखें तो यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य है और कनाडा के पूरब में है। कहां पे है? कनाडा के पूरब में, आर्कटिक और अटलांटिक के मध्य है। पूरा साल भर ये बर्फ से ढका रहता है। इसे व्हाइट आइलैंड भी कहा जाता है, सफेद द्वीप भी कहा जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो इस सीरीज का 7वां सवाल होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई भारत की तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर भारत की पूछी जाए तो वह है गंगा, सबसे पवित्र, सबसे लंबी। लेकिन प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है कि दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत की बात हो तो दक्षिण गंगा की बात होगी और दक्षिण गंगा नाम है इस नदी का, दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किस नदी को बोला जाता है? दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी लंबी नदी है? 1465 किलोमीटर। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली लंबी नदी गंगा, दूसरी लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। अगर ये देखा जाए कि निकलती कहां से है तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी का विस्तार काफी लंबा है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में ये गिरती है, जिसे आप गोदावरी नाम से जानते हैं, और जहां पर ये गिरती है आंध्र प्रदेश में, उस जगह का नाम है राजमुंद्री। क्लियर? तो ये रही दक्षिण की गंगा, गोदावरी, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस सीरीज का 8वां सवाल है, 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? भाई 1000 हाथियों की भूमि कहा जा रहा है तो नो डाउट हाथियों की संख्या ज्यादा होगी। हाथियों को यहां विशेष वेटेज दिया जाता है। बेसिकली जिस देश को कहा जाता है वो मतलब एशिया का देश नहीं है, वो एशिया के बाहर का देश है। उस देश की स्थिति है ये दक्षिण पूर्व एशिया में। कहां पे है? दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब भारत से कुछ नजदीक होगा। जी हां, बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए, वो एशिया का ही है, लेकिन एशिया के पूर्वी हिस्से का है। कहां का है? दक्षिण पूर्व एशिया का। तो इससे लगे हुए देश कौन से हैं? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार इसकी सीमा पर होगा। चीन इसकी सीमा पर होगा। थाईलैंड इसकी सीमा पर होगा। तो थाईलैंड के तो हाथी खैर काफी प्रसिद्ध हैं। तो इन देशों से घिरा हुआ वो देश है लाओस। कौन सा देश है? लाओस है। इसमें हाथियों की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस लाओस के कुल भूमि का लगभग 2/3 हिस्सा, कितना? 2/3 हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। तो लाओस जो दक्षिण पूर्व एशिया का देश है उसका 2/3 हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। हाथियों की संख्या अधिक है, इसीलिए इसे कहा जाता है हाथियों की भूमि। क्लियर? चलते हैं इस सीरीज के 9वें सवाल पर, जो ये रहा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान रहेगा। तो एशिया में इसकी स्थिति यह है कि ये रेगिस्तान होने के साथ साथ दुनिया का ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? सबसे कोल्ड रेगिस्तानों में एक माना जाता है और इसका विस्तार है चीन और मंगोलिया में। कहां पर? चीन प्लस मंगोलिया में इसका विस्तार पाया जाता है और इसी का हिस्सा जो है काफी और रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान का नाम है गोबी का मरुस्थल। क्लियर? गोबी का मरुस्थल, जो कि सबसे लंबा जो है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 12,95,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका कितना है? क्षेत्रफल है इसका 12,95,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 12,95,000 वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का मरुस्थल है, जो अफ्रीका में। क्लियर? तो चलते हैं इस सीरीज के
10वें सवाल और आखिरी सवाल पर जो बहुत ही इंटरेस्टेड हो सकता है, जी हां, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, कहां का सबसे छोटा देश? दुनिया का सबसे छोटा देश। एक ऐसा देश जो किसी देश के अंदर ही नहीं, उस देश की राजधानी के अंदर बसा हुआ है, बहुत छोटा सा देश, 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। मतलब पूरा एक देश कितने में? 44 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, 0.44 वर्ग किलोमीटर यहां का पूरा क्षेत्रफल है। यह अगर कहा जाए तो ईसाई समुदाय का वो धार्मिक पवित्र स्थल है जहां से ईसाई धर्म पूरी तरह शिक्षित और दीक्षित होता है। जी हां, उस देश का नाम है वेटिकन सिटी, जो यूरोप के जो है इटली में, इटली के कौन से शहर? रोम। कहां पे? रोम के अंदर बसा हुआ एक छोटा सा देश है। कुल अगर देखा जाए, हेक्टेयर को अगर एकड़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 108, कितना? 108 एकड़ में यह बसा हुआ देश है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जो यूरोप में स्थित है। फ्रेंड्स, तो यही था आज के सीरीज का आखिरी सवाल।